हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का फिजिक्स कैप्सूल। अब देखो, काइनेमेटिक्स है तो आसान, इक्वेशंस का रिवीजन करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी को प्रैक्टिस करना है और ग्राफ के सवाल लगाने हैं। तो एक बार शुरू करते हैं हम लोग इसको, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग अपना पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी तक का पोर्शन कवर करेंगे। तो फर्स्ट हाफ में पोर्शन आता है डिस्प्लेसमेंट का और एवरेज स्पीड का, जिसमें हमारे वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन वाले फॉर्मूले आ जाते हैं। उन पे बेस्ड एक वो एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम है जो सबको दुखी करता है, ठीक है ना। तो आप दुखी नहीं हो, तो इसलिए वो प्रॉब्लम मैंने रखा है। तो देखो, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो मैं सर्कुलर भी यही निपटा देते हैं। तो मान लो बॉडी ए से बी तक जा रही है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल फाइनल के बीच का गैप। तो मैंने इसे डायरेक्ट ज्वाइन किया। अब ये बन गया हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इस गैप को निकालने का तरीका क्या है, यहां से ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, ये एंगल हो गया θ/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r sin θ/2। तो फाइनली ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 2r sin θ/2। तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 2r sin θ/2 होता है। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हो गया ये पूरी आर्क लेंथ के बराबर, जिसको आप थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस से निकाल सकते हो। तो आर्क लेंथ हो जाएगी थीटा इंटू आर। तो बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, वैसे सर्कुलर में आएगा तो भी बताऊंगा। अब एवरेज स्पीड देखो, स्पीड जब भी निकालनी है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशियो को बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो भी हमारे पास यही जुगाड़ है, डिस्टेंस निकालो और टाइम से डिवाइड करो। यहां दो स्पेशल केसेस बनते हैं। बॉडी अपनी जर्नी को इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है, अगर नहीं करती तो हमें यही चलाना पड़ेगा, और अगर करती है तो कुछ स्पेशल केसेस है। तो बॉडी अगर अपनी जर्नी को इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है, इक्वल पार्ट का मतलब हो गया डिस्टेंसेस इक्वल है। जैसे मान लो यहां से जाना और वहां से वापस आना, तो इक्वल पार्ट हो गए, जाना और आना इक्वल डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह मान लो बॉडी अपनी जर्नी को 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है। तो मान लो यहां से 6 किलोमीटर जाती है तो 2-2 किलोमीटर के 3 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है ना। तो जब भी शब्द सुनो इक्वल पार्ट तो मतलब डिस्टेंस बराबर है। और अगर बॉडी अपनी जर्नी को इक्वल इंटरवल में ब्रेक करती है तो टाइम बराबर है। तो यहां पर एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले आते हैं। अगर बॉडी अपनी जर्नी को इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है, मान लो n इक्वल पार्ट में ब्रेक किया, तो एवरेज स्पीड हो जाती है n बाय 1/v1 प्लस 1/v2 अप टू सो ऑन। इस रिजल्ट को हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो ये कहलाता है हार्मोनिक मीन। यानी आप सिंपल वे में याद रख सकते हो कि बॉडी की स्पीड हार्मोनिक मीन से निकाली जाएगी। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो ऐसे में एवरेज स्पीड निकलती है सबका सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल। इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो दो तरीके के मीन होते हैं और ये दो तरीके के स्पेशल केसेस में लगते हैं, इक्वल पार्ट में और इक्वल इंटरवल में। अब ये एक स्पेशल शॉर्टकट है जो मैंने कई बार बताया कि अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक ट्रेन है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, ट्रेन का इंजन, अब जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है स्पीड बढ़ती चली जा रही है। मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो मैंने देखा ट्रेन का इंजन पास हो रहा है यू की स्पीड से। अब ऑब्वियसली ट्रेन का जब लास्ट डब्बा पास होगा तो उसकी स्पीड बढ़ गई होगी। लास्ट डब्बा पास होता है बी की स्पीड से। तो अब सवाल पूछते हैं कि मिडिल वाला डब्बा जब पास हो रहा होगा तो क्या स्पीड होगी। तो इसके अंदर कुछ नहीं, थर्ड इक्वेशन बनानी होती है, बट मैंने शॉर्टकट रखा हुआ है। तो अगर आप मिडिल पॉइंट की स्पीड निकालना चाहते हो एक्सेलरेटेड मोशन में तो डायरेक्ट रिजल्ट है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। जैसे ट्रेन का इंजन पास हुआ 5 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन का लास्ट डब्बा जो है वो पास हुआ मेरे सामने से 8 मीटर पर सेकंड से, तो कहेगा मिडिल पोर्शन कितने से पास होएगा। तो आप ये सीधे सीधे रिजल्ट यूज कर लो। तो ये बेसिक हमारा कुछ फॉर्मूला बेस बोल लो, शॉर्टकट बेस बोल लो, इस तरीके का सेक्शन फर्स्ट सेक्शन रहता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम की। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है अ मैन वॉक्स ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट, ठीक है ना। तो घर से मार्केट गया 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से यहां तक गया, ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, और जिस स्पीड से जा रहा है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो हम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 बाय 5। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आधा घंटा। तो हाफ एन आवर यानी 30 मिनट। तो इसको घर से मार्केट जाने में लगे 30 मिनट। 30 मिनट। अब ये बोल रहा है फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड। अब वहां मार्केट पहुंचा, किस्मती बेचारे की खराब थी, मार्केट ही बंद निकला, ठीक है ना। ही इंस्टेंटली टर्न्स बैक एंड वॉक्स टुवर्ड्स होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5। तो वापस बेचारा शरीफ सा था, ठीक है ना, वापस घर की तरफ लौटा 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये जानना चाह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर टाइम इंटरवल 0 से 40।
अब यहां पर ना आप देख रहे हो डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि ये तो बोला नहीं कि वापस घर पहुंच गया, पहुंचा है 40 मिनट में कहां पहुंचा वो थोड़ा ना पता है। अगर यहां तक पहुंच गया होता तो हम इक्वल पार्ट वाला लगा देंगे। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि बचे हुए 10 मिनट में ये कितना ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस पर्सन इन 10 मिनट टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। स्पीड हो गई 7.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया 10 मिनट, तो 10/60 आर। तो यहां से ये डिस्टेंस आ गया 7.5 डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर। और जाहिर सी बात है 2.5 तो नहीं है ना, किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये वापस पूरा घर तक नहीं आ पाया। तो 40 मिनट के इंटरवल में ये कहीं बीच में है, ठीक है ना। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो ना हम इक्वल पार्ट वाला यूज कर सकते हैं ना इक्वल इंटरवल वाला। तो हमें यूज करना पड़ेगा जनरल कंसेप्ट, जो कि हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये आप यूज करोगे, ठीक है ना। तो टोटल टाइम इसको अगर मैं यूज करूं तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2.5, हाँ 7.5 मत कर देना, 7 पॉइंट ये वापस से 2.5 मत कर देना। अब ये देखना पड़ेगा कितना डिस्टेंस आया, 7.5/6। तो टोटल डिस्टेंस जो 40 मिनट में इसने कवर किया 2.5 प्लस 7.5/6, ठीक है ना। ये हो गया डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब नीचे हम पुट करने जा रहे हैं टोटल टाइम को घंटे में, ठीक है ना। तो वो हो गया 40/60 आर। तो चेक करो यहाँ एलसीएम लेकर के 6 उठ जाएगा। तो रिजल्ट आ गया 15 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारे पास आ गया 22.5 डिवाइडेड बाय 4, जिसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 5 8 जा 40 और इधर मेरे पास आ जाएगा 45। तो 45/8 किलोमीटर पर आवर ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 40 मिनट तक। राइट आंसर हमारा डी वाला हो गया। तो ये होता है थोड़ा सा लेंथी। तो जब ना पार्ट इक्वल मिले ना टाइम इक्वल मिले तो हमें इस तरीके से करना पड़ता है, और अगर मिल जाए तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है। तो मैंने सेलेक्ट किया कि ये वाला करा देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी वाले इस प्रॉब्लम में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनका डाउट ही रहता है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, और आप यहां पर देख रहे हो वेक्टर फॉर्म में। इनके ऊपर बेस्ड 3-4 प्रॉब्लम है जो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, बढ़िया बढ़िया है, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब अगर मैं एवरेज, जब भी फिजिक्स में शब्द एवरेज लिखा हो तो इसका मतलब वो चीज इंटरवल में कैलकुलेट करी जा रही है और हमेशा डेल्टा से निकलेगी। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में ही लिखूं, ठीक है ना, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी dr/dt। तो कोई भी इंस्टेंटेनियस चीज हमेशा डिफरेंशिएशन से निकाली जाती है, और कोई भी इंटरवल वाली चीज हमेशा एवरेज से कैलकुलेट करी। तो जब भी एवरेज वर्ड आएगा वो चीज हमेशा इंटरवल में होगी, इंस्टेंटेनियस आएगा वो हम डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले हो गए हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के और एवरेज वेलोसिटी निकालने के। तो इसको मैं एवरेज लिख दूं। ओके एक और खास बात, क्योंकि इसमें मैं एक स्पेशल सवाल भी कराऊंगा डिस्टेंस का कैलकुलेशन, जिसमें स्टूडेंट अटकता है ज्यादातर। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है, वो ये है व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0। अब इसका मतलब ये है, जैसे मान लो हमें इक्वेशन गिवन होती है पोजीशन टाइम की, कोई भी इक्वेशन ले लो, t² - 2t + 1 दे देता है 0 से लेकर के 5 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस निकालो। तो होता क्या है, सीन ये है कि बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जब तक वो सीधे सीधे जा रही है तब तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ठीक है ना। बट यहां जाकर के जब वो डायरेक्शन चेंज करती है, अब आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रहा है बट डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना पड़ता है किसी भी पोजीशन टाइम इक्वेशन में कि कहीं बॉडी ने डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर लिया। और स्टूडेंट ये चीज छोड़ देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। वो क्या करते हैं, इक्वेशन दे रखी है, फट से इनिशियल फाइनल पुट करा, माइनस करके आंसर दे दिया। तो वो आंसर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वो आंसर डिस्टेंस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बॉडी ने डायरेक्शन चेंज किया है नहीं किया। नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो काम बन गया, आपका तुक्का फिट हो गया कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर है। बट अगर कर गया तो गएगा हमसे। तो इसका मतलब हमेशा पहले चेक करना चाहिए पोजीशन टाइम इक्वेशन में कि बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज तो नहीं किया गिवन टाइम इंटरवल में। वो चेक करने का तरीका है कि जब भी अपना बॉडी डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी dr/dt को हम 0 पुट करेंगे, वहां से टाइम निकालेंगे। अगर डायरेक्शन चेंज हो चुका होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे, और अगर नहीं हुआ होगा तो होंगे, ठीक है ना। फिर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो मैंने एक सवाल रखा है जिससे इसको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी हमारे दो टाइप के यहाँ पर आगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज इंटरवल में, ये बेसिक्स हैं, ठीक है ना, जिनको नहीं आते सुन करके सीख लो।
तो अगर हमें इंटरवल में एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम इंटरवल में 0 से 5 सेकंड के बीच में निकालना है, ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ही हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर वेलोसिटी एक से ज्यादा डायरेक्शन में तो वेक्टर यूज करेंगे, और अगर एक ही एक्सिस पर है तो हम साइन से काम चला लेंगे। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के दो तीन तरीके होते हैं। वो तरीके इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वेलोसिटी किस फॉर्म में दे रखी है। अगर वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में दे रखी है तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं डीवी बाई डी। और अगर वेलोसिटी पोजीशन के टर्म में दे रखी है तो हम यूज करते हैं वी डीवी बाई डी एक्स। इसे यूज करने का एक खास तरीका है, जब भी आप, पहली बात तो लगेगा कब, ये तब लगाना है जब वेलोसिटी एक्स के फंक्शन में है। और इसे लगाने से पहले, ठीक है ना, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन की, स्क्वायर कर लेना, ठीक है ना। ये मैंने कई बार बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूं। तो हमेशा v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, स्क्वायर कर लो, अब डिफरेंशिएशन करो। तो इधर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v dv बाई dx, और फायदा क्या मिलेगा, ये v dv बाई dx डायरेक्ट एक्सेलरेशन बन जाएगा। इधर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ fx इंटू डी एफ एक्स बाय डी एक्स। ये जब सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा, ये देखने में बड़ा गंदा लगता है, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल करके दे देता है। तो जब भी v एज अ फंक्शन ऑफ x हो, स्क्वायरिंग करो और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे सुनो। अब अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। और अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन आगे रखा हुआ है, उससे निक करेंगे हम लोग। तो अगर हमारा हमारा नहीं, किसी का भी एक्सेलरेशन हो, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखी हुई है, आप मेरे ख्याल से जानते ही हो। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। इनको हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अब इसी पे वेक्टर फॉर्म पे भी सवाल है, क्योंकि आया हुआ था आपके में एक बार, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉब्लम का सेक्शन। तो ये देखो, पहला सवाल ही वेक्टर फॉर्म का सवाल है। ये कह रहा है पार्टिकल मूव थ्रू द ओरिजिन ऑफ एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एट t इक्वल्स टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है 4i कैप माइनस 5j कैप, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास है 4i कैप माइनस 5j कैप। आगे पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद एक्सेलरेशन 2i कैप। तो देखो एक्सेलरेशन जो है वो 2i कैप मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी फिक्स्ड है, एक्स एक्सिस की तरफ है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ये इसलिए बोला मैंने। आगे बोल रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। तो हमें स्पीड, शब्द गौर करना, स्पीड निकालनी है। स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो जो भी वेलोसिटी आ रही है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन से वेलोसिटी आएगी, स्पीड नहीं आएगी, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी, ठीक है ना। तो a इक्वल्स टू 2i और एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड हमें स्पीड निकालनी है। तो हमने यूज करी फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at और वेक्टर फॉर्म में यूज कर दी। कई बार क्या होता है, ये एक्सेलरेशन नहीं देता, ठीक है ना, ये बोल देता है फोर्स लग रही है। लेट्स से दैट, चलो एग्जांपल ही बना लेते हैं। मान लो 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस की तरफ, मास दे रखा है हमें 4 kg का। तो हम खुद एक्सेलरेशन निकालेंगे f बाय m, f इक्वल्स टू ma से। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 और वेक्टर लगा देंगे डायरेक्शन के हिसाब से i कैप। तो अगर फोर्स और मास दे रखे हैं तो पहले ही प्रिपेयर्ड रहो, एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर इक्वेशन यूज करो। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करें तो u वेक्टर की जगह आ गया मेरे पास 4i कैप माइनस 5j कैप, और a वेक्टर की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2i कैप, और टाइम हमें बताइए 4 सेकंड दे रखा है। तो यहां पर हमारे पास आ गया 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 8i कैप, ठीक है ना। 8 और 4 12 i कैप माइनस 5j कैप। अब ये क्या आई है, ये आई है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो ये वेलोसिटी आई है, हमें चाहिए स्पीड। तो इस जगह हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्पीड जो हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड हम इसका निकालेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास 13 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई बॉडी की उस टाइम पर स्पीड। तो राइट आंसर इस हिसाब से हो गया हमारा डी वाला। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया वेक्टर फॉर्म, अच्छे से कर लोगे। f इक्वल्स टू ma से अगर f और m का डेटा दे रखा है तो a निकाल के भी करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देख रहे हो, इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है मेडिकल में, इसलिए मैंने इसको उठा के रखा है। इसको हम इजी लेवल गिनते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट होता है डिस्टेंस वाला जो आगे दिखेगा। तो देखो यहां पर हमें एक एसटी पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। तो कई बार क्या होता है, पोजीशन टाइम होती है, कई बार डिस्प्लेसमेंट टाइम भी होती है। क्वेश्चन देख करके करना चाहिए। तो हमें एसटी इक्वेशन दे रखी है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन है एस इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7, ठीक है ना। ये हमसे कहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो, यानी v बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कौन सा v, ठीक है ना। जब कुछ नहीं बोला जाता तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे बात करनी है, ठीक है ना।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, बट उसके लिए पहले वेलोसिटी की इक्वेशन होनी चाहिए, उसके लिए पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लिख लेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है ना, और इधर आ गया प्लस 3। एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv बाई dt लगाना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 6t माइनस 12। अब वो क्या कहना चाहता है, एक्सेलरेशन 0 पर वेलोसिटी बताओ, तो हम एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देते हैं। तो 6t माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यहां से t का वैल्यू मेरे पास आ गया और ये आ गया 2 सेकंड। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी देखते हैं, तो इसको यहां पर पुट करें तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 हमारे पास आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट करने पर ये 2 पुट करेंगे तो 4 3 12 हो गया और माइनस 24 हो गया प्लस 3 हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया माइनस 12 प्लस 3 यानी माइनस 9 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी लेफ्ट हैंड साइड पर जा रही है 9 मीटर पर सेकंड से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो अब यहीं पर कंसेप्चुअल बनता है, क्या एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी हो सकती है, आपके सामने एक्सेलरेशन 0 होने पर वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये डायरेक्शन चेंज के वक्त होता है, जैसे पेन को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी तो 0 होगी, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही ना, वो थोड़ा ना 0 हुआ। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, एक्सेलरेशन 0 हो उस वक्त वेलोसिटी हो, ये भी पॉसिबल है, वेलोसिटी 0 हो उस वक्त एक्सेलरेशन हो, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों ही चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, और इसका राइट कंसेप्चुअल भी मैंने आपको बता ही दिया, इसके साथ साथ राइट आंसर हो गया -9। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आ गया ना, देखो भाई, तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन टाइम इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमें दे रहा है पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन देन डिस्टेंस, तो स्पेसिफिकली उसने डिस्टेंस पूछा है बिटवीन t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 3। सबसे पहला काम पूछा है, ये नहीं सीधे लालच में आ गए, इनिशियल फाइनल पुट करा, दाएं से माइनस करा और साइन से आंसर दे दिया और फिर नेगेटिव लेके चले आए। तो पहले हम चेक करेंगे बॉडी ने अपना डायरेक्शन तो नहीं चेंज किया, ठीक है ना। उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट। तो अगर मैं v इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करूं तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी dx बाई dt। तो डिफरेंशिएट किया मैंने और इससे कैलकुलेट करके ये आ गया 2t माइनस 2, ठीक है ना। क्यों किया कैलकुलेट, क्योंकि बॉडी जब भी डायरेक्शन चेंज करेगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी। अब इसको 0 पुट करा, यहां से t का वैल्यू मिल गया विच इज 1 सेकंड। तो हमें पता चला 1 सेकंड पर बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया ऑलरेडी, ठीक है ना। बात चल रही है 0 से 3, इसी के बीच में लाई कर रहा है। जब बॉडी डायरेक्शन चेंज कर चुकी है तो फिर किसी भी हाल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब अगर हम इसमें फाइनल माइनस इनिशियल करके आंसर निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो डिस्टेंस नहीं आएगा। अब डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बॉडी यहां, मान एक एग्जांपल है, बॉडी यहां से यहां जा रही थी, इस जगह पर उसने डायरेक्शन चेंज करा, ठीक है ना। तो इतना तो ट्रैवल करके गई है, अब डायरेक्शन चेंज करके मान लो फाइनली यहां दिखती है, तो इतना और ट्रैवल करके आई है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये प्लस ये। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें निकालनी पड़ेगी, इनिशियल जहां डायरेक्शन चेंज हुआ और जो फाइनल जगह है, ठीक है ना। इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से डायरेक्शन चेंज की दूरी नापेंगे, डायरेक्शन चेंज से फाइनल की दूरी नापेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तब डिस्टेंस आएगा। समझ गए होगे मेरे ख्याल से, और माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है। तो इसका मतलब हमें 3 पोजीशन चाहिए। सबसे पहली पोजीशन आ गई इनिशियल, और हम सीधे ऐसे ही लिख लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं और फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी दे दूंगा। तो इनिशियल पोजीशन लिखने के लिए t इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, t कहां, यहां नहीं, यहां पे, ये पोजीशन की इक्वेशन है। पुट करते ही पता चला कि इनिशियल पोजीशन 3 मीटर पर है, यानी t इक्वल्स टू 0 पर बॉडी 3 मीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड थी। आगे अब आता है डायरेक्शन चेंज। तो अब हम ये पता करेंगे डायरेक्शन चेंज किस जगह पर हुआ, वक्त पर हुआ वो तो पता है, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पुट किया और यहां से डायरेक्शन चेंज निकाला। तो इसमें t इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे आप, तो ये 3 और 1 4 माइनस 2 यानी 2 मीटर। तो बॉडी 3 मीटर से 2 मीटर की तरफ आई, यानी ये 3 मीटर से 2 मीटर की तरफ आई, कितना ट्रैवल हुआ, 1 मीटर, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब हम फाइनल पोजीशन निकालेंगे। तो फाइनल पोजीशन के लिए जो भी टाइम दे रखा है 3 सेकंड सब्स्टिट्यूट किया, तो फाइनल पोजीशन हमारे पास आ गई, चेक करो कितनी पुट करेंगे, तो 9 9 माइनस 6 और प्लस 3, तो ये रिजल्ट बन जाएगा 6 मीटर। तो यानी फाइनली बॉडी 6 मीटर पर है। तो अब चल क्या रहा है, बॉडी 3 मीटर से, ये हो गया x इक्वल्स टू 3 से x इक्वल्स टू 2 पर आई, ठीक है ना। बॉडी यहां से यहां की तरफ आई, इधर इसने डायरेक्शन चेंज किया। अब चेंज किया तो ये थोड़ा ना आगे चलती चली जाएगी, वापस पीछे जाएगी, तो पीछे जा रही है। फाइनली बॉडी x इक्वल्स टू 6 मीटर पर आई। तो अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये d1 हो गया 1 मीटर, ये d2 हो गया 6 माइनस 2 4 मीटर, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर हमारे पास आ गया टोटल सम करने पर 5 मीटर। अब ये डायरेक्ट कैसे किया जाता है, तो आप ये दूरी निकालो,
ये दूरी निकालो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। ये दूरी हो गई और दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, हमेशा साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो d1 की वैल्यू हो गई 3 - 2 1 मीटर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता ना। तो ये डिस्टेंस निकालना है, इधर का डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 मीटर। तो ये तरीका आप डायरेक्ट कर सकते हो, और नंबर लाइन पे प्लॉट करके करोगे तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम खर्च होगा। तो बेहतर है कि एग्जाम में डायरेक्ट कर लो, और समझाने के लिए मैंने आपको नंबर लाइन दे दिया। तो आई थिंक प्रॉब्लम समझ भी आ गया, एग्जाम्पल करने का तरीका भी पता चल गया, आप गड़बड़ भी नहीं करके आओगे। सपोज करो जो बच्चे डायरेक्ट पुट कर देते उनका आंसर क्या आता, तो t = 0 पुट करने पर 3 मीटर आता, ये पुट करने पर 6 मीटर आता। आप तो सीधे सबट्रैक्ट मारते, ठीक है ना, आप ये माइनस ये करते, आंसर 3 मीटर आता। ये 3 मीटर ये होता, और ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है इसके बीच का। तो आंसर में देखो सब मिलेगा, 3 मीटर भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, ठीक है ना, और नन ऑफ दीज भी मिलेगा। तो अब ये जो 3 मीटर कैलकुलेट करके बैठे हैं वो तो ना दाएं देखते ना बाएं देखते, आंसर आ गया, हमें क्या मतलब, ठीक है ना, जबकि उनको नहीं पता चल रहा सही आया है गलत आया है। तो 3 मीटर नहीं है, 4 मीटर नहीं है, आंसर एक्चुअली में 5 मीटर है। राइट आंसर हो गया हमारा सी वाला। क्लियर हो गया सवाल, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ ये देखो, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसने साल भर, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, बरसों से चला आ रहा है, सबको परेशान करता है, ठीक है ना। तो ये कहता है एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकंड पर, t = t सेकंड पर बता दो कितना होगा। हमेशा परेशान किया है इसने। अब स्टूडेंट इसमें होता है क्या, कंफ्यूजन में ही रहता है, यार मैं इसको स्क्वायर करूं और x निकालूं और dx/dt करूं तो आएगा आंसर, या सीधे यहीं कूद पड़ूं। तो बेचारा हमेशा इसी कंफ्यूजन में ही पड़ा रहता है कि करे तो करे क्या। तो यार जैसी इक्वेशन दे रखी है वहीं कूद पड़ो, डिफरेंशिएट करो। तो मैं इसको यहीं पर डिफरेंशिएट करता हूं। आपको अगर टी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ही मिलेगा, देखो क्या मिलेगा। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट किया dt/dx, ठीक है ना। अब पावर का डिफरेंशिएशन, कई लोगों को पावर का डिफरेंशिएशन नहीं आता। तो जब भी आप किसी पावर वाली चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। x की पावर n वाले तरीके से करेंगे, तो n fx n - 1, समझ गए। और साथ में जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ fx। तो बस इतना सा काम करना होता है, ज्यादा कुछ खास नहीं, इसको चेन रूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो पावर का डिफरेंशिएशन करें तो हाफ ब्रैकेट x² - 1। अब हाफ -1 करेंगे तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, हाफ आ जाएगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, विच विल बी 2x, समझ गए। अब यहां से ये कैंसिल हुआ, ये हाफ वाला टर्म नीचे लाओ, तो रिजल्ट बचा x/√x² - 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dt/dx। अब आपको dt/dx निकाल के कर क्या लिया आपने, मैंने तो कर लिया, आपको नहीं पता चला। dt/dx कुछ नहीं होता, ठीक है ना, पर dx/dt तो होता है, वो तो वेलोसिटी होता है, यानी दिस इज इनवर्स ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, x/√x² - 1। आप कहोगे तो बड़ी गंदी वेलोसिटी आई है सर, मजा नहीं आया इसमें, ठीक है, मजे भी आएंगे, ठीक है ना, तसल्ली ले रखो। तो v का इक्वेशन आ गया √x² - 1/x। अब v किसके फंक्शन में दिख रहा है, x के फंक्शन में दिख रहा है, और निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो वही जो अभी जस्ट मैंने बात बोली, जब भी v एज अ फंक्शन ऑफ x हो, v dv/dx करेंगे, बट वो करने से पहले स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हर किसी को परेशान करता है, क्योंकि ये कुछ आता हुआ दिखता नहीं, और जहां से आता हुआ दिखता वहां से कुछ होता नहीं, ठीक है ना, दोनों बातें एक साथ इसमें होल्ड कर जाती हैं। तो स्क्वायरिंग करें तो इसकी स्क्वायरिंग हो गई v² बराबर x² - 1, रूट तो गायब हो गया, बाय x²। फायदा देखो, रूट भी गायब हो गया, अब रूट से भी हमें डरने की जरूरत नहीं है इसमें। तो v² की इक्वेशन आ गई, इसको सेपरेट कर लो, 1 - 1/x²। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो 2v dv/dx। 1 का हो गया 0, x² को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा -2, x की पावर -2 - 1 -3, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट बना 2v dv/dx, 2v dv/dx इक्वल्स टू +2/x³, ठीक है ना। ये यहां से कैंसिल हुआ, तो a का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1/x³। तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है 1/x³ के बराबर। राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, ठीक है ना। तो मजेदार था, सवाल समझ भी आ गया होगा, और सवाल इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आया तो जनरल स्टूडेंट को समझ नहीं आता, करे तो करे क्या। तो अब आप इसको कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये मेरा फेवरेट शॉर्टकट है, हर बार मैंने कराया है, इस बार भी कराऊंगा, क्यों छोड़ा जाए, ठीक है ना। तो जब भी t एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा हो, ये रहा, ठीक है ना, ये कह रहा है पोजीशन टाइम इक्वेशन इज गिवन बाय देन रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। आपको सर अभी भी तो था, नहीं, वहां एक्सेलरेशन और पोजीशन का रिलेशन था, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया था। तो ये कह रहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन बताओ। इक्वेशन देख लो,
टी इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब जो मेरे से बड़े हुए हैं वो तो डायरेक्ट ही चिल्ला देंगे, सही है सर ये तो रटा पड़ा है मैं बुरी तरीके से। तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन, IIT जेईई का सवाल था ये, ठीक है ना। तो कभी भी आपको इसमें एक्सेलरेशन v के फंक्शन में निकालना है तो कूद पड़ो, dt बाई डी एक्स, तरीका तो वही है जो अभी मैंने जस्ट पिछले सवाल में लगाया, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इनवर्स करके वेलोसिटी ले लो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ सर ये गेम वैसा ही है, स्क्वायरिंग कर लो और फिर डिफरेंशिएट कर लो, तो 2v dv बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है ना, इनटू में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2 अल्फा। तो देख रहे हो प्रोसीजर लंबा है, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब। अब हमें चाहिए ये जो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के टर्म में अगर मैं यहां से देखूं तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इधर ले जाऊं तो ये 1/v के बराबर हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये रिजल्ट आ जाएगा -2 अल्फा v क्यूब। सही है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने जल्दी कर दिया, पता था रास्ता क्या है, दर्द दर्द खत्म, ठीक है ना। बट अब आपको भी तो बताया, आप भी तो कर सकते हो। ट्रिक भी है, ट्रिक ये है कि जब भी टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो और वी के टर्म में ये निकालना हो तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी टाइम्स वी क्यूब आंसर होता है। ट्रिक भी कर सकते हो, तरीका समझ आ गया, तरीका भी बुरा नहीं है, दोनों ही ऑप्शन आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो एक बार डिफरेंशिएशन करें तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मिलेगा, अगली बार करेंगे तो 2 अल्फा मिलेगा, बाकी टर्म 0 हो जाएगा, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज 2 अल्फा, तो आंसर मिल जाएगा -2 अल्फा वी क्यू। गेम खत्म, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लगा लो तब भी मजे हैं, और अगर इक्वेशन समझ आ गई, इस तरीके से करना आ गया तो भी मजे हैं, ठीक है। मेन तो कंसेप्ट आना चाहिए, दोनों बता दिए मैंने, कंसेप्ट भी और ट्रिक भी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट ये मेरा फेवरेट है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है और रिटार्डेड मोशन भी हो रहा है। तो बॉडी रेस्ट से, पहचान ध्यान रखना है इसकी, ठीक है ना, इसकी पहचान बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें जनरली आपके सवाल होते हैं रॉकेट वाले, बलून स्टोन वाले, खूब बनाए हैं मैंने लेक्चर्स में, एनिमेशन के साथ उनको कराए हुए हैं। तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और बॉडी रेस्ट पर आ रही है, पहले बॉडी एक्सेलरेट हो रही है फिर बॉडी रिटार्ड हो रही है, ठीक है, फिर बॉडी रिटार्ड हो रही है। अब एक्सेलरेशन मान लो t1 टाइम तक है, रिटार्डेशन मान लो t2 टाइम तक है, और टोटल जर्नी का टाइम t दे रखा है, ठीक है। तो अब इसका शॉर्टकट ही है, अगर टोटल जर्नी का टाइम गिवन है तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट ही है, आप इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है ना। इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है a1 a2 बाय a1 प्लस a2, बरसों से मैंने पहले पढ़ाया हुआ था, बनाया भी हुआ था, अभी तक चल रहा है, टिका हुआ है। अब आप इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a इफेक्टिव इनटू t, ठीक है ना। और अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो हाफ a इफेक्टिव इनटू t स्क्वायर। एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हो गया इसका बेसिकली एरिया, ठीक है ना। तो s डिवाइडेड बाय t करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक t कैंसिल हो जाएगा, a इफेक्टिव इनटू t बाय 2 यानी v बाय 2, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ जो होता है एवरेज स्पीड होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होता है, पर ये सब बातें तब होती है ना जब ये टोटल टाइम दे रखा हो, कई बार टोटल टाइम नहीं दे रखा होता, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दे रखे होते हैं, ये टाइम दे रखा होता है। अब यहां स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, तो ये हम v निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, स्लोप से। तो tan θ1 बराबर a1 बराबर v बाई t1। तो आप देख रहे हो यहां से v की वैल्यू आ गई कितनी, a1 t1। तो प्रोसीजर भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही चीज याद करके चले गए, आगे एग्जाम में दूसरी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो हमने v निकाल लिया। अब इस वाले सेक्शन में, सेकंड वाले ट्रायंगल के अंदर हम लोग tan θ2 यूज करेंगे, तो tan θ2 a2 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई t2। अब देखो हमें क्या गिवन था, t1 गिवन था, a1 गिवन था, a2 गिवन है, ठीक है ना। v हमने खुद निकाल लिया, t2 हमें नहीं पता, तो यहां से हम t2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी v बाई a2। v हमें ऊपर से पता है तो ये आ जाएगा a1 t1 बाई a2। Now we have obtained the value of t1 as well as t2, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी तो पता है t1 प्लस t2। आप धड़ाधड़ शॉर्टकट लगाओ और उड़ा सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप आराम से कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। भैया आपने t1 t2 सब निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, वीटी ग्राफ ही तो है, डिस्टेंस निकालना है, एरिया के बराबर होता है, ऐसे कर लो। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है वो भी तो मैंने सिखाई थी, tan थीटा से निकाल लो। तो कहीं कुछ ऐसा नहीं कि खाली शॉर्टकट ही करके जा रहे हो, कंसेप्ट भी करके जा रहे हो। एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस जो कि इसका एरिया हो गया बाय टोटल टाइम कर लो, उससे भी आ जाएगा। बट ये कई बार क्या हो एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने ये यहां पर लिख दिया। तो सारी चीजें A to Z अब मैंने एक्सेलरेटेड रिटार्डेड की क्लियर कर दी। पहचान बॉडी रेस्ट से रेस्ट तक आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो बॉडी और ज्यादा, ये यहां पर क्या हुआ, बॉडी रेस्ट पर नहीं आकर के पीछे की तरफ निकल गई, ठीक है ना। जैसे स्पैन को मैंने ऊपर फेंका,
मान लो रॉकेट वाला एग्जांपल देता हूं, रॉकेट एक्सेलरेट होते हुए जा रहा है, बीच में बेचारे का पेट्रोल खत्म हो गया, तो ये थोड़ी ना लौट आएगा, वेलोसिटी आ चुकी है ना, अभी ऊपर जाएगा रिटार्ड होते हुए, ग्रेविटी रिटार्ड कराएगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ठीक है ना, अब ये नीचे आएगा, ठीक है। अब पूरी जर्नी को समझो, ये एक्सेलरेशन, फिर ये रिटार्डेशन ग्रेविटी का, ठीक है ना, फिर ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी का। तो अगर ये वापस से नीचे आ गया, ये लाइन इधर चली गई, तो दिस इज द अगेन द पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी बॉडी ने अपनी डायरेक्शन, बॉडी ने यहां पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, अब वो जर्नी उसकी एक्सेलरेटेड हो गई। तो इस तरीके से भी हम लोग सवालों को मॉडिफाई कर सकते हैं रॉकेट वाले। तो मैंने जो रखा हुआ है सवाल वो दिखाता हूं। जैसे ये पढ़ो, रॉकेट इज फायर्ड एंड असेंड्स विद कांस्टेंट, पहले हमें पहचानना पड़ेगा सवाल कहां तक ले जाना चाह रहा है। तो रॉकेट इज फायर्ड, तो रॉकेट जमीन से फायर किया गया, असेंड्स विद कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 1 मिनट। तुरंत ग्राफ बनाओ। तो वीटी ग्राफ ये रहा, रॉकेट यहां से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन यानी इसका स्लोप हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक से एक्सेलरेट करता है फॉर टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकंड। समझ गए? तो फुल टाइम नहीं दे रखा, एक्सेलरेशन वाले इंटरवल का टाइम दे रखा। आगे, इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, तो बी पॉइंट पर जाकर के इसका पेट्रोल खत्म हो गया। नहीं, अब वापस क्यों आएगा? वेलोसिटी है ना यार इसके पास, ठीक है ना। तो ये अब ऊपर जाएगा, ग्रेविटी इसको रिटार्ड कराएगी, ठीक है। आगे पढ़ो, इट कंटिन्यूज एज फ्री पार्टिकल, आगे लिखा भी हुआ इट कंटिन्यूज एज फ्री पार्टिकल, मतलब सबको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा नहीं, वापस लौट के नहीं आ रहा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है एज अ फ्री पार्टिकल, यानी उसको ग्रेविटी रिटार्ड करा रही है। अब वो रिटार्ड करा करा करके मैक्सिमम हाइट पर ले जाएगी। मैक्सिमम हाइट वो जगह है जहां वेलोसिटी जीरो है। तो अगेन रिटार्ड होकर के, ये रिटार्डेशन का पार्ट है। अब यहां पर रिटार्ड करा रहा है जी, बस सिर्फ वैल्यू लिखनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बॉडी पहुंची सी पॉइंट पर, सी पॉइंट जमीन पर नहीं है, सी पॉइंट इसकी मैक्सिमम हाइट है। ऐसा लग रहा हो हाँ सर जमीन पर आ गया, यार ये वो जगह है जहां वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो कहां होती है? अपनी मैक्सिमम हाइट पर। समझ गए? अब वापस से रॉकेट नीचे आएगा, ठीक है ना, और यहां कहीं जाकर के वो जमीन पर टकराएगा। तो ये डी वाला इंस्टेंट जो है जमीन पर टकराने वाला इंस्टेंट है, ना कि सी वाला इंस्टेंट। खैर हमसे तो बात करी है इसने, पढ़ो क्या, मैक्सिमम एल्टीट्यूड। मैक्सिमम एल्टीट्यूड का मतलब हो गया कि इस ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया, ये मैक्सिमम पर हम निकाले कैसे? हमें टी2 नहीं पता, यानी यहां हमें अपना प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट। तो पहले तो ये वी ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा, इस ट्रायंगल में टेन थीटा उठा के आप आपस में उनको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ सेम नहीं होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इधर का टेन थीटा देखें, तो लेफ्ट साइड का टेन थीटा उधर के एक्सेलरेशन यानी 10 के बराबर है, जो कि हो गया v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की वैल्यू हमें दे रखी है 60 सेकंड। तो यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमारे हाथ आ गई, विच इज 600 मीटर पर सेकंड। तो रॉकेट का पेट्रोल जिस वक्त खत्म हुआ, उस वक्त रॉकेट की वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जो कि 600 मीटर पर सेकंड थी। अब आगे, ये तो हो गया ट्रायंगल नंबर 1। अब ट्रायंगल नंबर 2 में आते हैं। तो इधर का टेन थीटा 2, उधर के एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन 10 के बराबर है, जो कि हो गया वी मैक्स डिवाइडेड बाई टी2। अब वी मैक्स हमें पता है, तो हमने निकाल लिया, और टी2 हमें नहीं पता, तो यहां से हम टी2 निकाल लेंगे। टी2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 सेकंड। यानी इधर और इधर का टाइम, एक्सेलरेशन वाले पार्ट का और रिटार्डेशन वाले पार्ट का टाइम बराबर है, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन हो उतना रिटार्डेशन, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो खैर चलो, हमने ये भी निकाल लिया। अब मुद्दा ये है कि हमें चाहिए मैक्सिमम एल्टीट्यूड। मैक्सिमम वेलोसिटी तो हम निकाल चुके हैं, एल्टीट्यूड क्या मतलब क्या हो गया? टोटल कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो इसके एरिया से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो यहाँ चेंज हुई है ना। इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, यहां तक तो दोनों सेम रहेंगे, इसलिए एरिया से निकल जाएगा। तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस ग्राफ का एरिया, या तो आप उससे कर सकते हो हाफ ए इफेक्टिव इनटू टी स्क्वायर से, चॉइस आपकी है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, टेक्निक भी लगा सकते हो। तो एस का वैल्यू हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ग्राफ, और एरिया आ जाएगा हमारे पास ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस हो गया 120, हाइट की वैल्यू आप चेक करोगे तो v के बराबर है, v है हमारा 60। तो रिजल्ट आ रहा है, ये हो गया हमारा, एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गई 120 और 600 था शायद वो, हाँ ये गड़बड़ हो जाता अभी। तो रिजल्ट आ रहा है ये 36 किलोमीटर। तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है हमारा 36 किलोमीटर। तो अब अगर इसका राइट आंसर मैं टिक करूं, तो राइट आंसर हो गया हमारा ये वाला। टेक्निक की जगह अगर हम शॉर्टकट से करते, ठीक है ना, तो शॉर्टकट से अगर हम करते तो भी तो यार हमें टी2 तो निकालना ही पड़ता, क्योंकि टोटल टाइम तो अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो सिर्फ शॉर्टकट रट के जाते हैं उनका एग्जामिनर जानता है, आओ भाई ठीक है ना, तुम शॉर्टकट ही याद करके आए हो, तुम्हारा शॉर्टकट लगाते हैं। तो टेक्निक भी आनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि एक ही चीज के भरोसे आप एग्जाम देने चले गए, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। खैर, अब ए इफेक्टिव की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो दोनों तरफ के ए बराबर है, तो आंसर a/2 मिलेगा, यानी ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल टाइम
अब क्योंकि T2 हमने निकाल लिया तो टोटल टाइम की वैल्यू 120 हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर डिस्टेंस निकालें तो हाफ ए इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर हो गया, तो एस का वैल्यू हो गया हाफ इंटू 5, टी स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर हो गया 144,000, ठीक है ना। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया ये 72 100। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, तो ये रिजल्ट बन जाएगा 000 और 5 संजा 35 36। तो देख रहे हो 36,000 मीटर यानी वही 36 किलोमीटर आ रहा है। बट टेक्निक भी आनी चाहिए, डायरेक्ट शॉर्टकट भी। शॉर्टकट कब वैलिड है? जब टोटल टाइम दे रखा हो। टेक्निक कब वैलिड है? जब टाइम ब्रेक कर करके दे रखा हो। तो ट्राइंगल ट्राइंगल सॉल्व करते जाओ टेन थीटा लगा लगा के। अभी क्लियर है सारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम में ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ एक इक्वेशन पे ले जाऊंगा। ये रहा, ये इक्वेशन इंडिकेट कर रही है कि एक्सेलरेशन एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्या है? तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है और वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेट करके निकलती है, वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी है तो इंटीग्रेट करके निकलती है। सिंपल वे में बोलूं, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है और वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आप इसे dv/dt पुट करोगे, अगर ये t के फंक्शन में एक्सेलरेशन तो, या फिर अगर ये एक्सेलरेशन x के फंक्शन में तो आप v dv/dx पुट करोगे। ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है दूसरी तरफ ले जाओगे तो या तो dv मिल जाएगा a dt के बराबर, या फिर v dv मिल जाएगा a dx के बराबर, और इंटीग्रेट करते हुए आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। समझ गए? अब वेलोसिटी आ गई तो मान लो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, यहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गई। अब आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, या फिर पोजीशन की वैल्यू निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस v को पुट करेंगे dx/dt। तो यहां हमने dx/dt पुट किया, इसको हमने ft डाला। अब t वाला t की तरफ, तो dx की वैल्यू आ जाएगी ft dt, ठीक है। और अब हम इसको इंटीग्रेट करते हुए पोजीशन निकालेंगे। यहां कैसे काम करेंगे? यहां वेलोसिटी x के फंक्शन में कोई नहीं, यहां पर भी आप dx, क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं है, वेलोसिटी थोड़ा ना होती है कि इसको हम कुछ और पुट कर दें, ये तो dx/dt ही होती है। तो dx/dt पुट किया इक्वल्स टू fx, x वाला x के साथ में लाएंगे तो dx/fx, ठीक है ना, इक्वल्स टू dt, और इंटीग्रेट करते हुए वापस से x की वैल्यू टाइम के टर्म में निकालेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जिससे हम इंटीग्रेट करते हुए वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन निकालते हैं। अब जो प्रॉब्लम हमें दे रखा है, अब उसको हम निपट लेते हैं। ये कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट अलोंग x एक्सिस। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखी है। द डी एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये डी एक्सेलरेशन है, आपको साइन लगाना पड़ेगा, यहां पर नहीं लगा तो लगाना पड़ेगा वरना सवाल में नेगेटिव की एरर आएगी। तो ए की जो वैल्यू है वो हो गई -α(x²). ये कह रहा है डिस्टेंस बताओ जब पार्टिकल रुक जाए, तो यानी हमें एक्स की वैल्यू बतानी है जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। अब देखो, अब हमारे पास चॉइस क्या है, क्योंकि ए एक्स के फंक्शन में, dv/dt हम डाल नहीं सकते, इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो हमें v dv/dx ही डालना पड़ेगा। तो हमने पुट किया v dv/dx बराबर -α(x²), x वाला x की तरफ ले जाते हैं, तो v dv बराबर -α(x²) dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां? इनिशियल था v नॉट, फाइनल 0, ये 0 से x आ गया। v dv का इंटीग्रेशन हो गया v²/2, ठीक है ना, और लिमिट हो गई इसमें v नॉट से 0, और यहां पर बचा -α(x³/3), और लिमिट हो गई 0 से x। अब मेरे ख्याल से मैं इसको डायरेक्ट ही कर लूं तो ज्यादा बढ़िया, टाइम पास क्यों करूं। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -v0²/2 बराबर -α(x³/3। यहां से आप सिंप्लीफाई कर लोगे और x की वैल्यू आ जाएगी 3v0/2α, ठीक है ना, और 3v0/2α, 3v0²/2α होल टू द पावर 1/3। तो इतना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। राइट आंसर देखोगे 3v0²/2α x की पावर 1/3, तो राइट आंसर हो गया हमारा 1, ये वाला डी वाला। तो आई थिंक वेरिएबल एक्सेलरेशन भी समझ, हाँ हालांकि हमारे एग्जाम में बहुत कम आता है, बट फिर भी मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन रख लिया था ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन कंसेप्ट नहीं बताया। तो अब कंसेप्ट आता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट अपने फेवरेट ग्राफ है। अब देखो ग्राफ में क्या है, एक्स टी वी टी ए टी, अभी जस्ट मैंने बताया। एक्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, यानी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। अब इसमें ग्राफ का सवाल, एक्स टी बहुत सारे ग्राफ के रखे हुए हैं मैंने, देखना। तो अब डिफरेंशिएशन करना मतलब टेंजेंट का स्लोप लेना। तो जैसे हमें ये एक कर्व्ड ग्राफ दे रखा है, हमें वीटी ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर टेंजेंट बनाएंगे। तो जैसे मैंने इधर टेंजेंट बनाई, इधर और इधर, तो इस टेंजेंट का स्लोप हो गया नेगेटिव, यानी इस जगह पर वेलोसिटी नेगेटिव है। इस जगह पर मैं लिखते हुए जा रहा हूं, तो इस जगह पर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है,
इस जगह पर वेलोसिटी 0 है, इस जगह पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्लोप से हम वेलोसिटी पहचान लेते हैं। अब ग्राफ वेलोसिटी का बनाना है तो नेगेटिव से शुरू किया, 0 पर आए, 0 से फिर पॉजिटिव पर आ गए, इस तरीके से वेलोसिटी का। अब इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो ये इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन में इसको बोलता हूं, तो इसका स्लोप देखोगे तो पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा, एक्सेलरेशन हमने पॉजिटिव कर दिया। अब डायरेक्ट तरीका, यानी वेलोसिटी यानी पोजीशन टाइम से डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं बता सकते, पोजीशन टाइम से वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आएगा, पर अगर हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या हम ये टाइम पास करते रहेंगे? नहीं। तो यहाँ एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है ऐसे, तो कोई भी ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा तो इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कांस्टेंट ही होगा। गेम खत्म। तो डबल डिफरेंस कांस्टेंट तब होगा जब ग्राफ पैराबोलिक होगा, अदरवाइज पॉजिटिव रहेगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या किसी भी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी अगर उसका ग्राफ फर्स्ट ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। तो ये सीधी सी स्ट्रैटेजी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को मैं बोल देता हूं, अपवर्ड पैराबोला, इंक्रीजिंग लाइन, पॉजिटिव कांस्टेंट, याद रखने में बड़ा आसान रहता है। स्टेबल स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो आते हैं वर्क एनर्जी में, वहां भी हमारी हेल्प कर देता है। तो खैर, तो अगर अपवर्ड पैराबोला है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव रहेगा, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन हो गया एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टेंजेंट्स बनाई, वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव, तो नीचे की तरफ आ गई, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। तो कोई भी ग्राफ एक्सटी ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। अब अगर यही एक्सटी ग्राफ, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन हो जाता, जैसे मान लो ये एक्सटी ग्राफ हमारा ऐसे हो जाता, अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती, तो इसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती, वेलोसिटी का स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती। यानी एक्सटी ग्राफ अगर कर्व्ड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पहचान। अब अगर एक्सटी ग्राफ ही कांस्टेंट है, एक और बताता हूं इसमें, ठीक है ना, मान लो एक्सटी ग्राफ ऐसे दे रखा है, तो एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट दे रखा है, तो अब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी परमानेंट 0 हो जाएगा। यानी कि कर्व छोड़ करके अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसा भी होता है तो एक्सेलरेशन 0 ही मिलेगा, और अगर कर्व्ड है, ऊपर खुल रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा, नीचे खुल रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अब तो फिल्टर हो गए सारे ग्राफ। और दूसरे ग्राफ देखो, बीटी ग्राफ मैंने अभी बताई थी आपको कि उसमें हम लोग अपना टेंजेंट से एक्सेलरेशन देख लेते हैं और एरिया से हम लोग वहां पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। एटी ग्राफ का जो एरिया होता है, तो ये एरिया हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी, खाली वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। अगर इनिशियल 0 है तो वेलोसिटी फाइनल आ जाएगी, ठीक है ना। और डिफरेंट ग्राफ होता है एएस ग्राफ, ठीक है ना। तो एएस ग्राफ जो होता है इसका भी एरिया काम का होता है, इसका एरिया हमें बताता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, समझ गए। तो ये चीज हमें इन ग्राफ से पता चलती है। तो एएस ग्राफ हो गया, एटी ग्राफ हो गया, और यहां पर हमारा एक्सटी ग्राफ हो गया। एक वो वीएक्स से एएक्स का कन्वर्जन है, वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, केटीएस के लेक्चर नोट्स में आपको मिल जाएगा, वो चीज वहां से आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये बेसिक ग्राफ हमने कवर कर लिए। अब प्रॉब्लम पर आते हैं। तो पहला ही प्रॉब्लम जो है एक्सटी ग्राफ का प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट उड़ा सकते हो। कह रहे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम फॉर बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। किस रीजन में कोई फोर्स नहीं है, या उस रीजन में कोई फोर्स नहीं होगी जहां एक्सेलरेशन 0 होगा, हम सब रीजन वेरीफाई कर लेंगे। जरा गौर करो, यहां से यहां, तो यहां से यहां तक ये ग्राफ कर्व्ड है। अब पूरा कर्व बना लो, पूरा कर्व बनता तो ऐसा होता, समझ गया मेरी बात। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी इतने में या पूरे में ए की वैल्यू नेगेटिव कांस्टेंट होगी, यानी ए से बी तक के रीजन में ए नेगेटिव होगा, सही है। अब बी से सी में स्ट्रेट लाइन है तो यहां ए 0 होगा। अब इसमें देखो, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर इसमें इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये ग्राफ इस तरीके से ओपन हो रहा है, यानी इतने रीजन में ये पॉजिटिव है, अगले में ये नेगेटिव है, ये भी चेक कर सकते हो। इसको चेक करें तो ये पूरा मैंने बनाया अपवर्ड डायरेक्शन में खुल रहा है, तो यहां पर ए की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जहां जहां कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा वहां वहां ए पॉजिटिव मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ए नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा तो 0 मिलेगा, दैट्स इट। तो अब ए 0 इस रीजन में है, तो इस रीजन में ही फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 0 मिलेगी। तो आई थिंक आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट में आपको दिखाता हूं, तो इसमें कौन सा रीजन हो गया, बी से सी वाला, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखो, ग्राफ अभी खत्म नहीं हुए, बहुत सारे हैं। एक्सटी ग्राफ का वीटी ग्राफ में कन्वर्जन। अब आप देख रहे हो सारे स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन तो परमानेंट 0 रहेगा, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो यानी 2 कदम आगे की चीज तो हम सीख गए, एक कदम आगे की चीज पे अब आते हैं। तो एक्सटी ग्राफ से वीटी ग्राफ, यहां पर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो यानी वीटी कांस्टेंट होगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप वाला है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। तो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इतने रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट होगी, अगले में ये कांस्टेंट है तो स्लोप 0 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगले में नेगेटिव स्लोप वाला है तो वेलोसिटी इधर आ जाएगी।
तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होना चाहिए। अभी इस हिसाब का ग्राफ ये तो नहीं है, भगाओ इसको, ये भी नहीं है, ये यहां पर गड़बड़ हो गया कि यहां पॉजिटिव कर दिया, यही ग्राफ हमारा राइट आंसर रहेगा। तो मेरे ख्याल से एक्सटी का वीटी में कन्वर्जन अब कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ, इसमें हमें दे रखा है ए और इधर हमें दे रखा है एस, यानी ए वर्सेस एस ग्राफ है। क्या बताता है उसका एरिया, हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 देता है। वी पूछेगा बेचारा अगर ए और एस का डाटा दे रखा है तो पढ़ो। कह रहा है व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 12 मीटर देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है ना। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में होना चाहिए, देखो है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, तब फाइनल वेलोसिटी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकल पाएगी। तो नहीं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही निकलेगा। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया हो गया ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है ना, प्लस ये ट्रपेजियम का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, आप देख रहे हो। तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट के एरिया हमें जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के हमें इसका एरिया मिलेगा। तो एरिया की वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा केयरफुली लिखना, ठीक है ना। एरिया के फॉर्मूले सिंपल ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट कैलकुलेशन की एरर हो जाती है यहाँ। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 2, हाइट हो गई 2, तो हाफ 2 इंटू 2। नेक्स्ट आप देख रहे हो रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ हो गई 8 माइनस 2 कितना 6, और विड्थ हो गई 2, तो 6 इंटू 2 प्लस ट्रपेजियम का होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई 2 और इसकी लेंथ हो गई 4, तो सम हो गया 4 प्लस 2 यानी 6, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 6 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास 2। तो ये बेसिक है, ठीक है ना, फॉर्मूले आने चाहिए। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस, बेस आप देख रहे हो ना 2, हाइट कितनी दिख रही है 4, तो हाफ 2 इंटू 4, सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहां से उड़ गया, ये यहां से उड़ गया, ये यहां से उड़ गया, तो बचा हमारे पास 2 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 और 12 22 और 24, तो 24 आ रहा है इसका एरिया, सही है। तो एरिया की वैल्यू हमारे पास आ रही है 24। अब इसका एरिया बताता क्या है, इसका एरिया होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, यू हमें दे रखा है 0, तो वी स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू हो गई 24, तो v की वैल्यू होगी रूट अंडर 48। अब आंसर अच्छा और थोड़ा रैशनलाइज करके दे रखा है, 48 को कर लेते हैं सिंप्लीफाई, कौन सा 16 और 3, तो 16 इंटू 3 यानी आंसर आ गया 4 रूट 3 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो राइट आंसर आपके सामने, इसका राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। तो मेरे ख्याल से अब सारे ग्राफ क्लियर, कन्वर्जन क्लियर, एक्सटी से कैसे ये देखते हैं वो क्लियर, एक्सटी से वीटी कैसे बनाते हैं वो क्लियर, वीटी से हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही एक्सेलरेशन रिटार्डेशन रेस्ट टू रेस्ट वाला वो भी क्लियर, सारी बातें समझ आ गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी देखो बहुत वास्ट है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम है, जितने भी लगाते रहो कम ही बढ़ते हैं इसके अंदर। तो कुछ सिलेक्टिव चीजें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम भी अच्छे खासे रखे हुए दिखाता हूं। तो पहले इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। हमने मान लो इस जगह से बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया और बॉडी वापस लौट करके इधर आ गई, तो इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है, जब भी बॉडी ऊपर जा रही है जी देखो परमानेंट नीचे ही लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता, ये परमानेंट नीचे। तो मैं क्या करता हूं, ए का साइन माइनस जी ले लेता हूं, माइनस साइन रिटार्डेशन नहीं, माइनस साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो तीनों इक्वेशन हो जाती हैं वो इस तरीके से हो जाती हैं, ठीक है ना, एक ही जगह बस माइनस जी पुट करना है। डिस्प्लेसमेंट हम अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे, अगर इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फाइनल सेम लेवल पर है तो डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप ही होता है, ठीक है ना। अब बेसिक्स, ठीक है ना, तो बेसिक के अंदर आता है ये मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट आप यहां पर देख रहे हो, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है यू स्क्वायर बाय 2g, यू की वैल्यू अंडर रूट 2g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाय g, इसमें एसेंट का पार्ट है और डिसेंट का पार्ट है। एसेंट का पार्ट हो गया टाइम टेकन टू एसेंट u बाय g, और टाइम टेकन टू डिसेंट ये भी u बाय g, क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बराबर है, ठीक है ना। और अगर ये अलग अलग होते तो एसेंट और डिसेंट में चीजें अलग अलग होती, ठीक है ना। अगर एयर ड्रैग होता तो वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, ये भी यही बोल देता हूं। तो रिटार्डेशन हो जाता, ऊपर जाते वक्त रिटार्डेशन हो जाता जी प्लस ए, नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन हो जाता जी माइनस ए। कौन कम है, जी प्लस ए ज्यादा है, जी माइनस ए कम है, तो जो ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, ठीक है ना। तो एसेंट का टाइम जो होता है वो कम होता है, डिसेंट में टाइम ज्यादा लगता है, ये कंसेप्चुअल पूछा जाता है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टी सेकंड ऑफ एसेंट, ठीक है ना, तो आखिरी टी सेकंड ऑफ एसेंट में डिस्टेंस हमसे पूछा जाए तो ये निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल फ्रेम कर देता हूं। जैसे मान लो हमने बॉडी को यहां से ऊपर प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, और बॉडी की हमने इनिशियल वेलोसिटी ले ली लेट्स से दैट 20 मीटर पर सेकंड,
ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकंड से हमने बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया, या और थोड़ी सी ले लेते हैं 40, तो कैलकुलेशन करने वगैरह में आसान रहेगा। तो u की वैल्यू होगी 40 मीटर पर सेकंड, हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया। कहता है बताओ बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है ना, इन सेकंड क्या आपको क्या बोले, इन, या चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर, इन थर्ड सेकंड बताओ, ठीक है ना। तो थर्ड सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, या ऐसे लैंग्वेज बोलेगा या ऐसे बोलेगा कि इन लास्ट 1 सेकंड ऑफ इट्स एसेंट बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ऐसे भी बोल सकता है लास्ट 1.5 सेकंड ऑफ इट्स एसेंट बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ये सीधे सीधे हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके जब सवाल बनते हैं तो हालत खराब होती है। और थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्टेड, ऐसे थर्ड सेकंड में बता दो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो मीनिंग समझो। सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी समझो, बॉडी मैक्सिमम हाइट पर कितने टाइम पर पहुंचेगी, u बाई जी पर, यानी 4 सेकंड। अब थर्ड सेकंड का मतलब हो गया टाइम इंटरवल बिटवीन 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। तो ये जब भी थर्ड सेकंड हो गया, कहां से कहां के बीच का, सेकंड हो गया 2 सेकंड से 3 सेकंड। फर्स्ट सेकंड कहां से कहां तक का, 0 से 1 के बीच का। एन सेकंड कहां से कहां तक का, n-1 से n तक का। तो इस तरीके से करके बोला जाता है। अब सोचो थर्ड सेकंड बोल रहा है, तो थर्ड सेकंड कहां से कहां तक का होगा, 3 से 4 तक का। तो ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया लास्ट 1 सेकंड ऑफ इट्स एसेंट। तो अगर एग्जामिनर ने डायरेक्ट बोलना होगा, आपको परेशान नहीं करना होगा, तो बोलेगा लास्ट 1 सेकंड ऑफ इट एसेंट। और अगर परेशान करना होगा तो वो एन सेकंड के टर्म में बोलेगा, ठीक है ना। अब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये लास्ट 1 सेकंड है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला थर्ड सेकंड, तो पहले मैंने चेक किया मैक्सिमम हाइट पर कितनी देर में पहुंच रहा है, फिर मेरे को पता चला अच्छा ये तो लास्ट 1 सेकंड है। अब मुद्दे पर आते हैं, करना क्या है, ठीक है ना। कभी भी ये लास्ट 1 सेकंड वाला यहां से एसेंट से मत सॉल्व करो, क्योंकि नहीं तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। बेस्ट सॉल्यूशन ये, क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन सेम है, ठीक है ना। इसलिए लास्ट 1 सेकंड ऑफ एसेंट में जितनी दूरी कवर करेगा, फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डिसेंट में भी उतनी दूरी होती है, ठीक है ना, जब तक एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बराबर है। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बराबर है, तो हम ये लास्ट 1 सेकंड सॉल्व करने की बजाय ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका बेनिफिट, जब ये यहां पर आएगा तो ये जगह इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई, और ये डिस्टेंस हो गया h। अब हम इसे इजीली लिख सकते हैं। तो फ्री फॉल की जो हाइट है, ठीक है ना, फ्री फॉल का जो टी टाइम में डिस्टेंस है, तो ये हो गया 1/2 gt स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ दिस टी सॉल्व दिस टी, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो अब हमें निकालना है लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सीधे उड़ा दो, हाफ gt स्क्वायर। कुछ नहीं कहा मैं किसी चीज का, ठीक है ना, बस ये वेरीफाई करना होता है। यू वगैरह मैटर नहीं करता, लास्ट का कितना इंटरवल है वो मैटर करता है। तो ये आ गया हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टी हो गया 1 स्क्वायर, आंसर आ गया 5 मीटर, खत्म खेला, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से खेल हो जाता है सवाल के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये एसेंट और डिसेंट वाला चक्कर अच्छे से आ जाना चाहिए, केयरफुल रहना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देख रहे हो फ्री फॉल, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अब जैसा अभी मैंने बताया कि बॉडी को हमने यहां से रिलीज कर दिया, अब बॉडी मान लो नीचे पहुंची है 3 सेकंड में, तो इक्वल टाइम इंटरवल कवर करने में कितना डिस्टेंस है, ये 2 रिजल्ट्स हैं। इक्वल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम है, ठीक है ना। दोनों सुनने में अजीब से लगते हैं, ध्यान से सुनना पड़ता है। इक्वल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम का रेशियो है, और इक्वल टाइम में कितने डिस्टेंस कवर होंगे उसका क्या रेशियो है। तो सुनो, तो अगर बॉडी इक्वल टाइम में हम डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो निकालना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहां पर लिखूं, चल लिखा ही हुआ है रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इक्वल टाइम इंटरवल में कितने डिस्टेंसेस कवर करे उसका रेशियो है 13579, ऑड नंबर। ये कहां काम आता है, टैप वाटर ड्रॉपलेट में। तो यानी बॉडी ने अपनी जर्नी को इक्वल इंटरवल टी 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 के इंटरवल में ब्रेक किया। फर्स्ट में x, सेकंड में 3x, फिर अगले में 5x, अगले में 7x एंड अप टू सो ऑन। अब दूसरा पढ़ो, रेशियो ऑफ टाइम इन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस। मान लो यहां से यहां तक 6 मीटर है, ठीक है ना, बॉडी ने अपनी जर्नी को 2 मीटर में कवर किया, ठीक है ना। तो उस 2 मीटर कवर करने में टाइम कितना लगेगा, तो वो टाइम निकालने का जुगाड़ है 1 √2 -1 √3 -√2 √4 -√3। तो ये रिजल्ट है, ये बहुत काम में आते हैं। जैसे बेसिक दे दो, तो कहता है बॉडी, ये ध्यान, ये मतलब अचानक से क्लिक ही नहीं करता, क्लिक का बटन खराब हो जाता है। कहता है h हाइट का टावर है, इस h हाइट के टावर में बॉडी गिरती है, तो फर्स्ट h/2 और नेक्स्ट h/2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा। दिमाग ही नहीं काम करता, सुनना पड़ जाता है वहां पे। आपने देखा इक्वल पार्ट है, तो इक्वल पार्ट कवर करने में जो टाइम होता है √1 √2 -√1, ठीक है ना। तो यानी इसका जो रेशियो रहेगा √2 -√1 डिवाइडेड बाय √1। तो ये रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T1। तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा T2:T1। कुछ नहीं करना, ठीक है ना। वॉट एवर बी द पार्ट, h/2 h/2 h/3 h/3 कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनो, कहता है बॉडी ने
इस तरीके से h हाइट के टावर से गिर रही है, फर्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/3, गिरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो अब ये टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, √1, √2 माइनस √1, √3 माइनस √2, ले लो रेशियो, मजे करो, ठीक है ना। तो ऐसे करके सवाल आता है, वहां पर दिमाग में दिमाग चलना चाहिए, सुन नहीं होना चाहिए, ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए आपका दिमाग। तो अगर ये काम कर गया तो आंसर लिख दो, नहीं काम करा तो मजदूरी करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करते घूमो इस चीज को। और ये चीजें फ्री फॉल के लिए वैलिड है, यानी बॉडी इनिशियली रेस्ट से गिराई गई हो, थ्रो करी गई हो तो वैलिड नहीं है, ये भी बात ध्यान रखनी है। आगे, अब nth सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो इक्वेशन होगी हमारी सिंपल सी, u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। अब मान लो थर्ड सेकंड पूछ रहा है तो n की जगह 3 पुट कर दो, या जो सभी सेकंड पुट कर रहा है वो पुट कर दो। इससे डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वही जोड़ना पड़ेगा, कितना आगे गया और कितना पीछे आया, टोटल डिस्टेंस तब निकलेगा। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तब तक तो मजे करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, जहां चेंज हो रहा है वहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो प्रॉब्लम, अब ये टैप वाटर ड्रॉपलेट का ही प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम टैप ऑनटू द फ्लोर 5 मीटर बिलो। तो हमें पता है कि ये जो हाइट है टैप की ये 5 मीटर दे रखी है, ठीक है ना, और वाटर ड्रॉपलेट यहां से गिर रही है। आगे पढ़ो, द फर्स्ट ड्रॉपलेट स्ट्राइक्स द फ्लोर। तो फर्स्ट ड्रॉपलेट फ्लोर पर पहुंच चुकी है। व्हेन फिफ्थ ड्रॉपलेट बिगिंस टू फॉल, यानी पांचवी ड्रॉपलेट जब गिरने वाली है। तो हमें पता चल गया कि बीच में हवा में कितनी ड्रॉपलेट है, तो अब अरेंज कर लो, ये हो गई सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड ड्रॉपलेट, थर्ड ड्रॉपलेट एंड फोर्थ ड्रॉपलेट, ठीक है। आगे, द हाइट एट विच थर्ड ड्रॉपलेट विल बी फ्रॉम द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉपलेट रीच द ग्राउंड। तो खेल इस तरीके से शुरू होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं रेगुलर टाइम इंटरवल पर गिर रही हैं, यही शब्द है, यानी फिक्स टाइम है इनके बीच का। तो यहां 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 का टाइम सेम है, ठीक है ना। जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस ऑड नंबर के रेशियो में होगा। कहां से ऑड नंबर ले, यहां से ले, x 3x अपना 5x और 7x, या जहां से u 0 होता है। तो जहां पर u 0 होता है तो गिर तो यहीं से रही है ना, यहां से रेशियो होता है। तो दिस इज x, अगला 3x, अगला 5x और अगला 7x। अब इसको जोड़ करके अपना 5 के बराबर को पुट कर दो, 7 5 12 13 14 15 और 1 16। तो 16x की वैल्यू हो गई 5, x की वैल्यू फिगर आउट कर ली 5/16। हमें निकालना है यहां से थर्ड ड्रॉपलेट का डिस्टेंस, तो वो जोड़ लो, 7 और 5 12। तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड ड्रॉपलेट फ्रॉम ग्राउंड ये आ गया 12x, x की वैल्यू हमने डाल दी 12 इंटू 5/16। तो आई थिंक रिजल्ट आप 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो रिजल्ट आ गया 15/4। मैं देखूं इसी तरीके से, नहीं तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3.75 मीटर आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे सामने, इसका राइट आंसर हो गया फोर्थ वाला। मेरे ख्याल से टैप वाटर ड्रॉपलेट का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी आ गया और रेशियो का आपको जुगाड़ तंत्र भी आ गया। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट आपके सामने, हाँ ये देखो पेटेंटेड प्रॉब्लम है कि बॉल नीचे गिर रही है। इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा। बॉल नीचे गिर रही है, फ्लोर से टकरा रही है, वापस से उछल करके आ रही है, फिर टकरा रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। तो वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ कैसा होगा, स्पीड का ग्राफ कैसा होगा। बच्चे मेरे से कई बार इसी तरीके का ग्राफ पूछते हैं, पर वो ध्यान नहीं रखते वेलोसिटी पूछा है या स्पीड पूछा है, दोनों बताता हूं। देखो, जब यहां से हमने किसी पार्टिकल को ड्रॉप करा और जब ये ग्राउंड से टकराता है, हालांकि कोलिजन की भी बात आती है कि कोलिजन कैसा है। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो उतनी हाइट तक उछलती रहेगी, ये सिंपल सा सीक्वेंस है। बट अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो ऑब्वियसली जो हाइट जाएगी सेकंड जंप में या फर्स्ट जंप के बाद वो कम जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाएगी। फिलहाल अब बॉडी इस तरीके से गिर रही है, किसी भी इंस्टेंट पर मान लो x डिस्टेंस फॉल करने के बाद वेलोसिटी देखोगे तो ये हो जाएगी √2gx। तो बेसिकली हमारा काम है पहले तो ग्राफ प्रिडिक्ट करना। तो v का जो इक्वेशन आ जाएगा स्क्वायरिंग करने पर वो आ जाएगा 2gx। तो ये आ रही है वेलोसिटी की वैल्यू, जहां हम x ले रहे हैं जहां से वो गिर रही है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट h अबव। तो ये h हाइट से गिर रही है। इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू द हाइट h/2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बाउंस कितना है, h/2 तक का, इसका मतलब एनर्जी लॉस हो चुका है। ओके, नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद हाइट। तो हमें ये वेलोसिटी यहां से नहीं, डेप्थ के टर्म में नहीं, हाइट के टर्म में चाहिए, ये खेल है। तो इसलिए जो स्टूडेंट इसको सोच करके, अब ये v स्क्वायर वर्सेस x है ना, a की पावर 2 a की पावर 1, तो ग्राफ पैराबोला बनेगा, तो अपवर्ड पैराबोला बना देते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। अब सुनो, तो यहां पर पहले तो x की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ये डिस्टेंस। तो ये तो h है और इसको मैं ले लेता हूं h डैश, या इसको मैं ले लूं y ले लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, y ले लेता हूं। तो x की जगह आ गया मेरे पास 2g h माइनस y,
ठीक है ना। अब आप v वर्सेस y ग्राफ देखो, एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है और नेगेटिव कोएफिशिएंट है, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो इसका जो ग्राफ रहेगा, इस एक्सिस पर हमें v रखना है, इस एक्सिस पर हमें y रखना है। इनिशियली y की वैल्यू h के बराबर थी, तो ये जगह हो गई y इक्वल्स टू h, ये जगह हो गई y इक्वल्स टू 0, यानी ये जगह ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। तो बॉडी h हाइट से गिरी और वेलोसिटी इस तरीके से नीचे जाने पर बढ़ती चली जा रही है, नेगेटिव वेलोसिटी है, तो ग्राफ जो खुलेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पैराबोला बना। समझ गए आप मेरी बात। तो ये कौन सा, ये नीचे की तरफ क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी का ग्राफ है। अब यही स्पीड होता तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है इधर की तरफ, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। अब बढ़ रही है तो बढ़ता हुआ इधर दिखाएंगे, क्योंकि v हम y एक्सिस पर ले रहे हैं, x पर नहीं है। अब इस मोमेंट पे क्या हुआ, बॉडी आकर के ग्राउंड से टकराई, अब उछल गई, उछलते ही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो फट से वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्योंकि कम हाइट तक जा रही है h/2 तक, तो इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नहीं होगा जितना टकराने के बाद होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो अगर टकराते वक्त की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, टकराने के बाद की वेलोसिटी कम मिलेगी, तो -4 से, तो ये गैप नाप लो, इतने गैप से नीचे आएगा, यानी ये वो जगह है जहां से रिफ्लेक्शन हुआ। अब बॉडी ऊपर जा रही है, यानी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो कम होना वेलोसिटी का इधर की तरफ आ गया। अब बॉडी कहां पहुंची, h/2 पर पहुंची। समझ गए आप मेरी बात। अब वापस से नीचे आ रही है, तो वापस इस तरीके से आई, ठीक है ना। तो ये पैराबोला कंटिन्यूअस बनते चले जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ खुलेंगे। अब इस जगह पर फिर से बॉडी कहां पर टकराई, ग्राउंड पर, फिर उछल गई, फिर कम हो गई, फिर ये पैराबोला बन गया। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली पैराबोला बनते चले जाएंगे इधर की तरफ। ये हो गया वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। अगर यही ग्राफ स्पीड का होता, ठीक है ना, स्पीड वर्सेस वाई का, तो इस ग्राफ का ओरिएंटेशन ऐसा बनता। तो इधर स्पीड, इधर वाई, ग्राफ कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। अब टकराने के बाद उछली तो अगेन स्पीड तो पॉजिटिव है, बट इससे कम हो गई, ग्राफ ऐसे आता, ठीक है ना। अब उछल करके ये कहां से कहां तक का मोशन है, स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंची। अब मैक्सिमम हाइट से फिर वापस नीचे आना, इधर तो जा नहीं सकता, इधर जाता तो वेलोसिटी का ग्राफ हो जाता, तो ये फिर ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। फिर ये उछलेगा, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे चला गया, यानी ये जो पैराबोला है बेचारे श्रिंक होकर के रह जाते सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मजेदार ग्राफ होता है v वर्सेस पोजीशन वाला। इसी तरीके से vt ग्राफ है। अब vt ग्राफ देखो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है ना। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ में इधर बनाऊं तो इस तरीके से बनाऊंगा, वेलोसिटी नेगेटिव नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, आने पर बढ़ती चली जा रही है टाइम के साथ साथ, तो ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। अगर सेम जगह से हम इसको कराते तो इसका मतलब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। अब कोलिजन इलास्टिक तो है नहीं, यहाँ तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो ये ग्राफ वहां से नहीं शुरू होंगे, छोटे होते जाएंगे, ठीक है ना, श्रिंक होते जाएंगे, फिर श्रिंक होते चले जाएंगे। तो ये वीटी ग्राफ है बाउंसिंग ऑफ बॉल का, और वो वी पोजिशन ग्राफ है बाउंसिंग ऑफ बॉल का, ये स्पीड पोजिशन ग्राफ है बाउंसिंग ऑफ बॉल का। समझ आ गया सारा। अगर स्पीड टाइम बनाना होता तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव ये ग्राफ ऊपर भग जाता, फिर ऐसे आता, फिर ऊपर भगता रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से करके ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो मेरे ख्याल से बाउंसिंग वाले कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब आपके बाउंस नहीं होंगे, अब आप इनके ग्राफ तो बना करके आ जाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब प्रॉब्लम है, ये कह रहा है स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u रीचेस 2 पॉइंट p and q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस h विद वेलोसिटी u/2 and u/3 मैक्सिमम हाइट। तो इस तरीके से इक्वेशन में उलझाता है। अब अगर आपका इक्वेशन पर कंट्रोल है, सवाल कर लोगे, तो मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूं इसको आपको, फिर आप घर पे करना। तो u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, 2 पॉइंट मिल रहे हैं p और q, p पर वेलोसिटी u/2 है और q पर वेलोसिटी u/3 है, इनके बीच का गैप h है, हमें पता करनी है मैक्सिमम हाइट। अब कैसे, और वो किसके टर्म में पता करनी है, h के, तो मैक्सिमम हाइट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं u²/2g, कौन सा बड़ा काम है, बट लिखनी u के टर्म में नहीं है, लिखनी h के टर्म में, ये बड़ा काम है। अब क्या करेंगे, यहां से यहां के बीच में थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, तो v² u² - 2gh, ये लग गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। मैंने पहले ही माइनस फिट कर दिया, v की जगह आ गया u²/9, इसकी जगह आ गया u²/4 - 2gh, सही है। तो 2gh का वैल्यू मेरे पास हो गया 5 u² डिवाइडेड बाय 36, ठीक है ना। तो ये हमने डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो मेरे पास इधर से u² का वैल्यू आ गया, एंड दिस u² का वैल्यू 72gh/5। ओके, अब हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट हो गई u²/2g। नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ u² इन टर्म्स ऑफ h, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मैक्सिमम हाइट आ गई 72gh डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2g। 2g उड़ाओ, 2g उड़ गया, हाँ ठीक है, उड़ा भी दिया, तो ये 36 बचा। तो 36, ये स्मॉल h लिखना चाहिए मेरे को, तो 36h डिवाइडेड बाय 5 ये बॉडी की मैक्सिमम हाइट होगी
इस हिसाब से राइट आंसर देखोगे तो राइट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटी वाले प्रॉब्लम्स की खासियत होती है इक्वेशन आनी चाहिए लगानी और बनानी। बहुत सारी केसेस है दिखाता हूं। देखो अब ये कह रहा है स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो ये सारे अपवर्ड प्रोजेक्शन के यहाँ पे तो डाउनवर्ड वाले लिए ही नहीं मैंने। तो स्टोन को यहां से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया कितने वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकंड से। द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू इंस्टेंट व्हेन स्टोन इज एट हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पहले इसका मतलब समझो, स्टोन को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो एक ही हाइट पर ये दो बार होगा, ठीक है ना। ये सवाल भी मैंने यहां रख लिया, वो हाइट ये दे चुका 60 मीटर, इस पे ये दो बार है जाते वक्त और आते वक्त, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक जाना मान लो T1 टाइम ले रहा, टाइम यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर आने में यहां से यहां तक T2 टाइम ले रहा है। तो कह रहे इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना होगा। अब इसके लिए क्या होता है, यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट भी पता होने जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर हम इस टाइम को इधर घुमा करके लगा दें तो ये टाइम T1 इतना ही लगेगा डिसेंट के पार्ट में जितना एसेंट में लगा है, सही है। और इन दोनों का जो सम होगा T1 प्लस T2 का, ये T1 प्लस T2 का सम और कुछ नहीं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, विच इज 2u/g, ठीक है ना। तो इससे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g ले लेंगे। अब यहां पर मेरे पास T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2u/g यू हमें दे रखा है 40, तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 10, यानी आंसर आ गया 8। अब सम तो निकाल लिया, अब क्या करें, निकालना तो डिफरेंस है, वो कहां से आएगा, अगली इक्वेशन। अगली इक्वेशन तो बेसिकली ये सब इक्वेशन बनती कहां से वो बताऊं आपको। तो ये आप हाइट देख रहे हो, तो जनरल डिस्प्लेसमेंट अगर हम एस ले लें तो एस इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एस की जगह एच आ गया, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, हाफ को भी इधर फिट कर दो, ये मैं कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, इक्वल्स टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल्स टू 0। अब ये 10th क्लास के अंदर आप पढ़ते हो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अगर आप सम ऑफ रूट करोगे तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाय, तो माइनस बी हो गया ये और ए हो गया ये, तो 2u/g वही आ गया ना देखो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो हो जाएगा अपना c बाय ए यानी 2h/g। तो खेल ये होता है कि बॉडी जब एक पर्टिकुलर हाइट पर होती है T1 T2 के टाइम पर, तो उस हाइट पर हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, एक सम ऑफ रूट की और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट की। वो दोनों इक्वेशन आपको यूज करनी आनी चाहिए। तो ये मैंने यहां पर डिटेल दे दी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो T1 T प्रोडक्ट ऑफ रूट सिंप्लीफाई करूं तो 2h/g के हिसाब से ये मेरे पास आ जाएगा, हाइट दे रखी है हमें 60, तो ट्वाइस इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10, तो रिजल्ट बन गया 12। तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अच्छा सवाल माना जाता है इसलिए मैंने इसको रखा है ताकि सीखने को मिल जाए। तो प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया, अब हमें चाहिए डिफरेंस, ठीक है ना। तो डिफरेंस निकालने का जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका होता है T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो डिफरेंस इन टाइम हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर विच इज 64 माइनस 4 टाइम्स 12 विच इज 48, तो ये रिजल्ट बना मेरे पास 16 यानी आ गया 4। तो दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस ये हमारे पास 4 सेकंड के बराबर आ रहा है। एक अच्छा सवाल होता है, आने पर स्टूडेंट छोड़ ही देता है सवाल को, कहता है रहने दो हमसे ना हो पाएगा। तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो हाइट ऑफ टावर व्हेन डिस्टेंस इन लास्ट T0 सेकंड, बहुत कॉमन वैरायटी है। तो क्या किया गया, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, कहता आखिरी T0 सेकंड में ये h डिस्टेंस फॉल करती है, तो हाइट ऑफ टावर बता दो, यहां पर वेलोसिटी बता दो, ठीक है ना, और टोटल टाइम बता दो कितना लगा। तो अब इन सबको करने का तरीका क्या है, तरीका है इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फ्री फॉल की इक्वेशन आप जानते हो, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर होती है। तो हम क्या करेंगे, एक तो पूरे के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो पूरे के लिए टोटल टाइम टी ले लिया, पूरे टावर की हाइट h ले ली, यहां से लेकर के यहां तक। यही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जहां u 0 होता है इक्वेशन वहीं से ही बनानी पड़ती है। तो ये हाइट हो गई हमारी h माइनस एच, टाइम हो गया t माइनस टी नॉट। तो अब आप एक इक्वेशन कंप्लीट बना लो और एक इक्वेशन इसकी बना लो। तो एक तो बन गई हाफ जी टी स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन बन गई h माइनस एच इक्वल्स टू हाफ जी टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। नहीं, अब कोई क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी, अब बस खाली करना ये है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते ही ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल h बचेगा, तो स्मॉल h हाफ जी कॉमन हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओगे, स्क्वायरिंग वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जो टी स्क्वायर आपको दिख रहा है सिंपल t की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही हमने t निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया, टावर की हाइट हमारे लिए बाएं हाथ का काम है, हाफ जी टी स्क्वायर से वो आ जाएगी। यहाँ की वेलोसिटी वगैरह निकालनी है, ठीक है ना, तो v इक्वल्स टू जी टी लगा करके हम g t माइनस टी नॉट लगा करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल सवालों को कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब इस पे बेस्ड आप प्रॉब्लम देखो।
तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम ये रहा, कह रहा बॉल इज ड्रॉप्ड, और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इस तरीके का फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आप किसी भी टेस्ट वगैरह में देख सकते हो। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग दे रखी है, बॉल टेक्स 0.5 सेकंड टू पास 3 मीटर लेंथ ऑफ अ विंडो, ये कोई विंडो दे रखी है, डब्ल्यू दे देते हैं, यहां से यहां तक पास करने में इसको टाइम लगता है 0.5 सेकंड, और ये जो दूरी है एच नॉट ले लेते हैं, ये 3 मीटर की है, समझ गए? तो बिल्कुल वही डेटा है, यहां से बॉल को ड्रॉप किया। अब ये कह रहा है स्पीड ऑफ द बॉल एज इट क्रॉसेस द टॉप एज ऑफ द विंडो, ठीक है ना? तो यहां की स्पीड बताओ, तब तक नहीं आएगी जब तक टी ना आए। तो एक इक्वेशन इसके लिए फ्रेम करते हैं, कैपिटल एच के लिए, टाइम टी के लिए एक इक्वेशन इसके लिए फ्रेम कर लेते हैं। हाइट हो गई एच माइनस एच नॉट हमारे पास है 3 मीटर, तो एच माइनस 3, और टाइम हो गया टी माइनस 0.5। तो दोनों की इक्वेशन बनाते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन तो बन गई एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, छोड़ दो इसको। दूसरी बन गई एच माइनस 3 इक्वल्स टू हाफ जी टी माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट मारना है और ए माइनस बी ए प्लस बी यूज करना है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 3 इधर बचा, हाफ जी कॉमन आ गया, डायरेक्ट ले लेता हूं। ए माइनस बी करेंगे तो टी और टी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5 बचेगा, और ए प्लस बी करेंगे तो 2t माइनस 0.5 हमारे पास बचेगा, राइट? तो अब कहीं पर भी कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, इजिली सिंप्लीफाई हो सकता है। 0.5 भी हाफ हो गया, 2 और 2 4 हो गया, यहां पर हमारे पास 12 आ गया, जी से डिवाइड मार के 1.2 पूरा उसी दे, ठीक है ना? राइट साइड पर आ गया 2t माइनस 0.5, तो ये हो गया 1.7 बाय 2 इक्वल्स टू टी, तो टी की वैल्यू आ गई 0.85। तो 0.85 सेकंड इसको यहां से यहां तक आने में लगते हैं, टोटल फॉल करने में। अगर टोटल हाइट पूछी जाए हाफ जी टी स्क्वायर से निकाल लो, पर पूछा गया यहाँ की स्पीड। अब ये जो स्पीड होगी ये हो जाएगी जी टी माइनस टी नॉट। अब जी की वैल्यू हो गई 10, टी माइनस टी नॉट, टी तो रहा 0.85, टी नॉट कितना है 0.5, तो 0.85 में से 0.5 आप माइनस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.35, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड। तो देखा कितना आसान हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आप ये लास्ट सेकंड वाले सवालों में लास्ट सेकंड में नहीं अटकोगे, करके आ जाओगे, ठीक है ना? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन मिड एयर, ये भी बहुत कॉमन है, ये रिलेटिव मोशन का खेल है, बट मैंने यहीं पर रख दिया। तो किया ये जा रहा है कि एक बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो किया जा रहा है या ड्रॉप किया जा रहा है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, थ्रो भी कर सकते हैं ड्रॉप भी कर सकते हैं, और नीचे से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया जा रहा है। अब हो सकता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी ना गिवन हो, इसकी मैक्सिमम हाइट गिवन हो, फट से √2 जीएस से लिख लोगे इनिशियल वेलोसिटी। ड्रॉप किया जाए तो इसको आप लिख सकते हो 0 के बराबर। अब खेलिए हम इसको रिलेटिव मोशन से करते हैं, हमें पता करना होता है कितने टाइम बाद ये कोलाइड करेगा और किस जगह पर। तो टाइम निकालने के लिए किसी एक के ऊपर बैठ जाओ, फायदा बताता हूं। देखो दोनों में जी लग रहा है नीचे की तरफ, है ना? यही यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम कर रहा है। किसी एक के ऊपर बैठ करके देखोगे तो सारी चीजें दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रांसफर कर देते हैं, बेसिक प्रिंसिपल है रिलेटिव का, कल आ ही जाएगा। तो रिलेटिव वाला डायग्राम अगर मैं इधर बनाऊं तो इसकी जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो u1 प्लस u2 दिखाई देगी, दोनों जी एक दूसरे को कर जाएंगे कैंसल आउट। इसका मतलब ये बॉल ऊपर की तरफ इस पर्सन को आती हुई दिखाई देगी इसी कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना? तो ये कांस्टेंट स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। तो यहीं पर एक कंसेप्चुअल बनता है कि दो बॉडीज है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी चल रही हैं, एक बॉडी पे बैठ करके दूसरे को देखोगे तो पाथ उसका स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, कांस्टेंट स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी। ये मेन खेल है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, कंसेप्चुअल में पूछ लिया जाता है। ओके, अब हमें पता करना है कितने टाइम बाद ये इसको टकराएगी। तो ये डिस्टेंस है इनके बीच का h, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। टाइम निकालने का तरीका u रिलेटिव बाय s रिलेटिव हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है ना? इससे हम टाइम निकाल लेंगे। तो सॉरी उल्टा लिख गया मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, s रिलेटिव बाय u रिलेटिव। तो टाइम निकालने का तरीका हो गया s रिलेटिव बाय u रिलेटिव। s रिलेटिव की जगह मेरे पास आ गया h और ये आ गया u1 प्लस u2, ठीक है ना? तो इतने टाइम बाद ये बॉल कोलाइड करेगी। हमने ये रिलेटिव से निकाला, क्योंकि रिलेटिव से टाइम निकालो चाहे ग्राउंड से टाइम निकालो, टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब वो कहता है इसकी पोजीशन बताओ कहां पर कोलाइड करेगी। भाई बैठे बैठे देखोगे तो ऐसा लगेगा ना ये तो यहीं आकर के टकराएगी, पोजीशन हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो पहले टाइम निकाला, अब ये कहीं मिड एयर में कोलाइड कर रही है, मान लो यहां कहीं पर टकरा रही है, आप किसी एक की हाइट निकाल लो, या तो इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो। इक्वेशन आपको लगानी आती है, ठीक है ना? नहीं आती तो मैं लिख देता हूं। तो H2 की जो इक्वेशन हो जाएगी u2t माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। टी आपने यहां से T2 क्यों लिखू, टी स्क्वायर लिखो, ठीक है ना? टी आपने यहां से निकाल लिया कोलिजन का टाइम, आपके पास H2 आ गया। मान लो इसका पूछा जाए h माइनस H2 कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अब आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल तरीके हैं इन टाइप के सवालों को करने के। अब प्रॉब्लम दिखाता हूं।
तो प्रॉब्लम ये रहा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो शब्द हमने पढ़ लिया ड्रॉप किया गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी इधर वाले स्टोन की 0 है, फ्रॉम अ हाइट h हाइट से इसको ड्रॉप किया गया। दूसरा, साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड विच रीचेस हाइट 4h, तो इसकी मैक्सिमम हाइट दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए वो नहीं दे रखी, तो u2 की वैल्यू हम खुद लिख लेंगे, √2gh हो जाएगी, h की जगह मेरे पास आ जाएगा यहां पर 4h, क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट 4h है। द टू स्टोन क्रॉसेस ईच अदर आफ्टर टाइम, तो कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे, पोजीशन नहीं पूछी, सीधे टाइम पूछा, तो डायरेक्ट उड़ा दो। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया एस रिलेटिव बाई यू रिलेटिव, तो एस रिलेटिव तो हमारा एच हो गया, यू रिलेटिव हो गया u1 प्लस u2, u1 0 ही है, तो बचा u2 √8gh। अब देखो इसको भी अंडर रूट के अंदर ले आओ, तो ये बचेगा h बाय √h/8g, तो राइट आंसर हमारे पास आ गया √h/8g के हिसाब से प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको ग्रेविटी के सारे कंसेप्ट मैंने दे दिए, ए टू जेड काइनेमेटिक्स के अंदर हमने ट्रिक्स भी देख ली, इक्वेशन चलानी भी सीख ली, ग्राफ भी सीख लिए, ग्रेविटी की इक्वेशन भी सीख ली, सारी चीजें बता दी। अब आपका काम है कि अब आप इसकी करोगे प्रैक्टिस, ठीक है ना, और सबसे पहले केटीएस के लेक्चर से प्रैक्टिस कर लेने, लेक्चर के नोट से, देन फिर जो मास्टर शीट है उससे प्रैक्टिस करो, और लास्ट में नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो। काइनेमेटिक्स तभी ग्रिप में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के ये चीज कभी भी ग्रिप में नहीं आती है। मिलते हैं कल के लेक्चर में जो रहेगा आपका रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल का। थैंक यू सो मच।